हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल की कुछ डिफरेंट फेजेस है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था हिक्स का सिद्धांत पढ़ा था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, हिक्सन व्यू पॉइंट। आज हम हिक्सन के जो व्यू पॉइंट है उसमें पढ़ेंगे उसके कुछ फेजेस जिसे है हिक्स अपना विश्लेषण वहाँ से शुरू करते हैं जबकि पूर्ण रोजगार अथवा साधन का पूर्ण उपयोग हो रहा हो। क्या है, जो हमारा पूर्ण रोजगार है और उससे रिलेटेड जो साधन है उनका क्या हो रहा हो, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा हो। तो इस अपनी जो थ्योरी है उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस स्थिति में गुणांक तथा त्वरक के प्रभाव को ग्रहण कर व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। इसमें क्या होती है, जो हमारा बिजनेस साइकिल होता है उससे रिलेटेड क्या होते हैं, बहुत सारी कंडीशन बनती हैं जिनका जो विवरण है वो निम्न प्रकार है। फर्स्ट है इसमें अपस्विंग एंड बूम, जिसे हम ऊर्ध्व गति या तेजी के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए कि किसी घटना के कारण विनियोग में वृद्धि होती है। हमने क्या करा, कोई घटना हुई, उसके कारण जो हमारे विनियोग है उसमें क्या हो गया, वृद्धि होती है। कोई घटना हुआ, मान लीजिए आप देखना कि आपके जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है बिजनेस में, तो जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आपकी सेल ज़्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे, उसमें से सेविंग ज़्यादा होगी तो आपके जो है इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। गुणन की क्रियाशीलता के कारण अतिरिक्त विनियोग से सर्जित आय में वृद्धि विनियोग से अधिक होगी। जो हमारी सर्जित आय है जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, हमारे विनियोग से अधिक होती है। आय में कितनी वृद्धि हुई है, जो हमारी इनकम है हम देखते हैं कि उसमें हमारी कितनी वृद्धि हुई है, यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, हम कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को। आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय अर्थात उपभोग मांग में वृद्धि भी हो जाएगी। जो हमारी आय में वृद्धि होगी तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारी जो उपभोग है, जो हमारी कंजम्पशन है, उन सब में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। देखो, आप पहले 100 रुपये कमा रहे थे तो आप उसके अकॉर्डिंग खर्चे करोगे, और यदि आपकी क्या होगी, इनकम आज 200 रुपये होगी तो आप एकदम से ना सही पर कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, आप क्या करेंगे, अपने खर्चों को भी क्या होता है, बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। आज आप कम से कम 150 रुपये तक तो आप खर्च करना स्टार्ट कर ही दोगे। तो इन्होंने बताया है कि आय में कितनी वृद्धि होगी, यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय अर्थात उपभोग मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। जो हमारी उपभोग की मांग है, जो हमारी कंजम्पशन की डिमांड है, वो भी क्या होती है, वृद्धि होती चली जाती है। त्वरक के सिद्धांत के अनुसार जब उपभोग की मांग बढ़ती है तो मशीन आदि पूंजीगत उत्पादक वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी। इन्होंने क्या कहा है कि जब क्या हो गया, हमारे उपभोग की मांग बढ़ेगी, कोई चीज़ की कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे जो जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में वो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, वहाँ पे उसकी क्या होगी, काम करने वाली जो लेबर है उनकी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी, और जिन मशीनों के द्वारा वह प्रोडक्ट बनाया जा रहा था उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इनकी मांग उपभोग की वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में अधिक तेजी में बढ़ेगी। इतने में कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा जितने में क्या बढ़ेगा, सप्लाई। क्योंकि बात है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, हमारी डिमांड होती चली जाती है। अर्थव्यवस्था में विनियोग की एक नई तथा पहले से भी बड़ी लहर दौड़ रही है। इसमें बताया गया यह नया विनियोग फिर गुणांक की क्रियाशीलता के कारण आय तथा व्यय में बड़ी वृद्धि सर्जित करता है। यही गुणांक क्या होगा कि लोगों ने क्या करा, उपभोग करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, उपभोग करना लोगों ने ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, तो उसके कारण हमारी जो गुणांक की क्रियाशीलता होती है वह भी बढ़ती चली जाती है, तथा व्यय में भी क्या होगा, जो हमारे एक्सपेंस हैं उनमें भी बड़ी तेज़ी से वृद्धि होगी। इस प्रकार ऊर्ध्व गति तेज पकड़ती चली जाती है, और जो हमारी ऊर्ध्व गति है वह भी क्या होती है, तेजी पकड़ती चली जाएगी। अब है हमारा अप स्विंग एंड डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं डाउन स्विंग एंड डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। डाउन स्विंग एंड डिप्रेशन क्या होता है, जिसे हम अधोगति व मंदी भी कहते हैं। पूर्ण रोजगार की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के पश्चात विस्तार का काम रुक जाता है। हमारा क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम पहुंच गए हैं, हमारा रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, जो विस्तार होता है उसका क्रम क्या होता है, कहीं ना कहीं पे ठहर जाता है। आप लोगों को मैंने बताया कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो लोगों ने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, एडवर्टाइजमेंट देखने के कारण लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और लोगों ने उसे परचेज किया, पर उसमें से कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को वो नहीं पसंद आया। जिन्होंने पसंद नहीं आया, जिन्हें वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, सफिशिएंट नहीं लगा अपने आप कंज्यूम करने के बाद, तो उन्होंने क्या करा, उस प्रोडक्ट को नेगलेक्ट करना या छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, जितनी डिमांड उसकी पहले हो रही थी प्रोडक्ट की, अब उतनी ना होके क्या होती है, कुछ डिमांड उसकी कम होनी स्टार्ट हो जाती है।
तो इन्होंने कहा है कि यह अधोगति या आरंभ हो जाती है उच्चतम सीमा को छूने तथा अधोगति के आरंभ होने में एक समय अंतराल होता है। इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, गैप होना स्टार्ट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें भी कमी आने लगती है, क्योंकि यदि प्रोडक्ट बिकेगा तो वहाँ पे इन्वेस्ट होगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और यदि हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्ट करना भी हम कम कर देते हैं। फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उपभोग व आय में भी कमी हो जाती है। जो हमारा कंजम्पशन होता है और जो हमारी इनकम होती है वो भी कम होने लगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग कंजम्पशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, इनकम होगी, और लोग कंजम्पशन करना कम स्टार्ट कर देंगे तो हमारी इनकम भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब है हमारा रिकवरी। रिकवरी इसका बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है। रिकवरी के बारे में क्या कहते हैं कि मंदी की अवस्था में पहुँचने के बाद ही भी स्वायत्त निवेश मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे हिक्स है उन्होंने दो टाइप के निवेश बताए, एक तो स्वायत्त निवेश बताया, एक उन्होंने प्रेरणात्मक निवेश बताया। स्वायत्त निवेश में आता है जो व्यक्ति अपनी इच्छा से करने के लिए तैयार होता है, किसी की उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं होती है, न कोई का उसके ऊपर बर्डन है, ठीक है। उसमें यह बताता है कि जैसे जैसे आय व उपभोग में वृद्धि होती है, जैसे जैसे हमारी इनकम और जो हमारे कंजम्पशन होते हैं उनमें वृद्धि होती रहती है, त्वरक की क्रियाशीलता भी क्या होती है, एक्लेशन भी हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और गुणक तथा त्वरक की जो परस्पर क्रियाशीलता है एक बार फिर से क्या होती है, विस्तार के क्रम में आरंभ हो जाती है। इसमें बताया है कि पहले किसी चीज़ को, अब देखा गया उन रीजंस को एनालाइज किया कि डाउन स्विंग एंड डिप्रेशन क्यों हो रहा था, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे। तो डाउन स्विंग एंड डिप्रेशन के फैक्टर्स को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला गया, सोल्यूशन करने के बाद उसमें रिकवरी करी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या करा, एक कंपनी के लैपटॉप लॉन्च की, लैपटॉप में देखा कि उसकी बैटरी का जो है वो कम, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी बैटरी जो है बहुत कम टाइम के लिए चली है, कुछ टाइम बाद ख़राब होने स्टार्ट हो गई है बहुत जल्दी। एक्टिवा में भी ले सकते हैं आप ये बात, किसी भी। तो उसमें एनालाइज किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी एक्टिवा कम सेल हो रही है, तो उसकी कौन से रीज़न से, देखा कि उसकी बैटरी के कारण वो कम सेल हो रही है, कि उसकी बैटरी अच्छी नहीं रखी जा रही। तो अब उसमें क्या करने की कोशिश की जाएगी, सुधार करने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने इससे रिलेटेड कुछ एजम्पशंस भी बताई हैं। उस एजम्पशंस में बताया है कि व्यापार चक्र का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं के ऊपर डिपेंड है। वर्तमान उपभोग पिछली आय का फलन होता है। जो हमारा वर्तमान में हम उपभोग कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, जो हमारी पिछली आय थी, बैक में जो आय थी, उसका वह फलन होता है। बचत और विनियोग गुणांक इस रूप में है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन पथ से दूर आर्थिक क्रियाओं से सीधे चक्रहीन रूप में जाना संभव है। इन्होंने क्या है, चक्रहीन, एक चक्र चलता रहता है, अपस्विंग होता है, ब्रूम होता है, डाउन स्विंग होती है, डिप्रेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होती है, रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्रगतिशील होती है। यह क्या होती है, प्रोग्रेस की कंडीशन में होती है, जिसमें क्या होता है, स्वायत्त विनियोग स्थिर दर से इस तरह बढ़ता है ताकि अर्थव्यवस्था गतिमान संतुलन की स्थिति में बनी रहे। जो हमारी इकोनॉमी होती है वो क्या हो जाए, गतिमान एक संतुलन की स्थिति में बनी रहे। अर्थव्यवस्था उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर से आगे नहीं विस्तार कर सकती है। जो हमारी इकोनॉमी होती है उसका एक स्तर होता है कि हाँ बस इतना ही हो सकता है विस्तार, इसके बाद अब विस्तार नहीं होता, क्योंकि जो डेवलप्ड है वो क्या होते हैं, वो डेवलप्ड ही है, पर जो डेवलपिंग है वो डेवलप्ड की तरफ कोशिश करेंगे बढ़ने की, ठीक है। अब डेवलप्ड नाम दिया तो उन्हें डेवलप्ड ही नाम दिया जाएगा, उससे आगे कुछ नाम दिया जाएगा, भले वो कितना ही डेवलप होते चले जाएँ। आर्थिक क्रियाओं के संकुचन की दशा में त्वरक की क्रियाशीलता विस्तार अवस्था की क्रियाशीलता से भिन्न हो जाती है। यह जो होती है विस्तार की जो अवस्था है उससे क्या होती है, भिन्न, डिफरेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। और यह भिन्नता आर्थिक क्रियाओं के चढ़ाव और उतार के लिए क्या होती है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। औसत पूंजी उत्पाद अनुपात इकाई से क्या होता है, अधिक माना जाता है। इसमें कुछ इसकी क्रिटिज्म्स, कुछ आलोचनाएं बताई गई हैं। वो आलोचना क्या है कि त्वरक के स्थिर मूल्य की मान्यता भी नहीं है। जो त्वरक होता है, एक्यूलेशन होता है, उसके जो स्थिर मूल्य होता है उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ पूंजी उत्पादन अनुपात में भी परिवर्तन होता है। जो हमारी आर्थिक स्थितियाँ होती है उनमें जो परिवर्तन होता है उसके साथ साथ हमारा जो पूंजी उत्पादन है उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता चला जाता है, जिससे त्वरक के प्रभाव में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे त्वरक के जो इफेक्ट है उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में गुणांक का मूल्य क्या रहता है, स्थिर रहता है। जो हमारा गुणांक है, जो त्वरक है, वह क्या होता है, स्थिर नहीं रहता, और जो गुणांक होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर मान लिया जाता है।
आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए अध्ययन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आय में परिवर्तन होने पर हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि यदि इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली है कि हमारी जो कंज्यूम करने की पावर है वो भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। फिर इन्होंने बताया है फोर्थ पॉइंट में कि हिग्स का सिद्धांत अत्यधिक गणितीय तथा यांत्रिक है। इन्होंने क्या बताया, इसको मैथमेटिकल बताया है, परंतु वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन इतने यांत्रिक नहीं होते। परंतु अगर हम नेचुरली देखें तो इसमें इतना चेंजेस नहीं होता है। यह सिद्धांत व्यापार चक्र की शक्तियों को आर्थिक विभाग की शक्तियों के साथ पूर्ण रूप से समावेश करने में क्या होता है, असफल होता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है।